आपको मतलब सब लोग को ट्राई मारना है। 3-4 क्वेश्चन हम लोग करेंगे, छोटे से 1-2 कंसेप्ट भी है, वो भी मुझे आपको पढ़ाने हैं, लेकिन एक्चुअली मुझे लगता है वो कंसेप्ट मुझे ना शाम के लेक्चर में पढ़ाने पड़ेंगे, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस वाला। ठीक है, इधर क्वेश्चन कर लो, सिर्फ 1 मिनट रुको गाइस, जरा ढूंढने दो क्वेश्चन कहाँ से दिया था मैंने, उसका सोल्यूशन, उसका आंसर कितना है वो एक बार देखना है। Just a sec, guys. Okay. 590. Yes. इसका आंसर है 2, राइट। इसका गाइस आंसर है 2। ठीक है गाइस, ठीक है। चलो अब यहाँ पे देख लो, 1 मिनट गाइस, वो थोड़ा सा उधर चला गया है। थर्मोडायनेमिक सिस्टम इज टेकन फ्रॉम इनिशियल स्टेट आई, ठीक है, ये पीवी डायग्राम दिया है, विथ इंटरनल एनर्जी, देखो इंटरनल एनर्जी यहाँ पे दिया है, इंटरनल एनर्जी यहाँ पे दिया है 100 जूल टू द फाइनल स्टेट एफ अलोंग 2 डिफरेंट पाथ्स, एक तो IAF है और एक IBF है, ठीक है, एज स्कीमेटिकली शोन इन द फिगर, मतलब जो भी ये अपना I to F में लेके गए हैं, ठीक है। द वर्क डन बाय द सिस्टम अलोंग द पाथ AF, IB एंड BF आर, ठीक है, वर्क डन इन AF मतलब इसके अक्रॉस ये जो वर्क डन है, ये वर्क डन दिया है यहाँ पे, इधर वर्क दिया है 200 जूल, ठीक है, AF में। वर्क डन इन IB अलोंग IB, इस IB के अंदर वर्क डन है, ठीक है, कितना दिया है 50 जूल, इजी क्वेश्चन है गाइस, ठीक है। और वर्क डन इन BF दिया है, वर्क डन इन BF दिया है, ठीक है, कितना 100 जूल, तो ये वर्क डन तो दिया हुआ है। द हीट सप्लाइड टू द सिस्टम अलोंग द पाथ IAF, IB एंड BF आर, ये आर मतलब ये आई है रिस्पेक्टिवली, मतलब वो भी दिया नहीं है, मतलब हीट IAF में IAF है, IB है, BF है। इफ द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इन द स्टेट बी, स्टेट बी की जो इंटरनल एनर्जी है वो भी दी है, कितनी 200 जूल। सॉरी गाइस, ये पूरा का पूरा सिर्फ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन है गाइस। इंटरनल एनर्जी यहाँ पे दी है, ठीक है, एक काम करते हैं इसको यहाँ पे लिख देते हैं, चाहिए तो दूसरे कलर में। हाँ, इसकी जो इंटरनल एनर्जी यहाँ पे दी है वो कितनी दी है 200 जूल। फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स तो आता है ना, उसका क्वेश्चन है। और एंड QIAF पूरा का पूरा हीट QIAF दिया है 500 जूल, मतलब ये पूरा का पूरा यहाँ पे 500 जूल दिया हुआ है, ठीक है। देन द रेशियो ऑफ QBF एंड QIB, QBF एंड QIB का रेशियो पूछा हुआ है गाइस, ये क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन एक्चुअली 2004 IIT एडवांस में इंटीजर टाइप क्वेश्चन था, इंटीजर टाइप क्वेश्चन। देखो मतलब मैं आपको बता रहा हूँ ना कि कभी कभी कैसे क्वेश्चन देखो मतलब फटाफट भी हो सकते हैं। अब IIT का 2014 का क्वेश्चन है, JEE एडवांस का क्वेश्चन है, इंटीजर टाइप, ठीक है, लेकिन पूरा का पूरा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का क्वेश्चन है, ठीक है। चलो तो मुझे बताओ, पहले तो ये बताओ QI 100 जूल है, क्या आप QF निकाल सकते हो? क्या किसी को QF पता है क्या? सॉरी UF, फाइनल एनर्जी। अब जो नहीं मुझे पता वो निकाल, UF मुझे पता है क्या, क्या हम वो निकाल सकते हैं गाइस? क्या हम लोग UF निकाल सकते हैं, फाइनल एनर्जी यहाँ पे निकाल सकते हैं कि नहीं? भाई निकाल सकते हैं ना, कैसे निकाल सकते हैं? सिंपल है ना भाई,
सिंपल है कि नहीं एनर्जी। मुझे बताओ ये 100 जूल है, तो मुझे बताओ IAF में, ठीक है, पहला वाला पार्ट देखो, पहला वाला पार्ट फ्रॉम I to F, ठीक है, फर्स्ट पार्ट IAF पाथ देखो, IAF पाथ में, ठीक है, IAF पाथ में डेल्टा क्यू, सुनो यहाँ पे डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। क्या IAF पाथ की डेल्टा क्यू एनर्जी दी है? देखो IAF पाथ में डेल्टा क्यू दिया है कितना, 500, तो ये 500 दिया है। डेल्टा यू अपने को निकालना है। वर्क डन कितना है? वर्क डन मुझे तो वर्क डन इन IA कितना है? अरे आइसोकोरिक है ना IA, तो वर्क डन कितना है? जो AF का वर्क डन है वही है, तो डेल्टा यू प्लस यहाँ पे टोटल वर्क डन जो है वो दिया है 200, मतलब 0 + 200। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या लिख रहा हूँ? सो वर्क डन अलोंग IA प्लस वर्क डन अलोंग AF, ठीक है। तो डेल्टा यू की वैल्यू कितनी आई? डेल्टा यू की वैल्यू कितनी आई गाइस? 300 आई। डेल्टा यू 300 आया, मुझे बताओ डेल्टा यू 300 आया, इसका मतलब यूएफ माइनस यूआई, यूआई इज 100 इज इक्वल टू 300। तो यूआई की वैल्यू कितनी आई? यूआई की वैल्यू कितनी आई? सॉरी यूएफ की वैल्यू कितनी आई? 400। यस, यूएफ की वैल्यू 400 आ चुकी है यहाँ से, तो यहाँ से यूएफ की वैल्यू आ गई 400 जूल। मुझे बताओ, तो पहला जो ये जो डेटा है उधर से, तो इधर से यूएफ आ गया। अब सब लोग देखो, अब सब लोग यहाँ पे देखो, यू आई पता है 100 जूल, यू भी पता है 200 जूल, और यूएफ पता है 400 जूल। काम खत्म तुम्हारा गाइस, काम खत्म। उन्होंने क्या बोला है? क्यू बी एफ एंड क्यू आई बी। तो ये जो पाथ है क्यू बी एफ एंड क्यू आई बी वाला, तो अब एक काम करते, पहले क्यू आई बी निकाल देते। सो क्यू आई बी कैसे होगा? आईबी के पाथ में देखो, आईबी पाथ में वापस यही सेम चीज लगाओ, डेल्टा क्यू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, ठीक है। तो आईबी पाथ में मेरे को निकालना है ना क्यू आई बी, तो ये तो मुझे निकालना है क्यू आई बी पाथ में क्यू आई बी मुझे निकालना है। डेल्टा यू कितना है यहाँ पे दिया है ना, यहाँ पे देखो यू आई 100 है, यू बी 200 है, तो 200 माइनस 100, आपको समझने के लिए लिख रहा हूं मैं। ये हो गया डेल्टा यू प्लस वर्क डन कितना दिया है? 50। वर्क डन कितना दिया है? 50। तो आंसर कितना है यहाँ पे? ये आंसर कितना है? 150। ये हो गया 150 जूल, तो ये 150 जूल हो गया, ठीक है। इधर ही अपन कर लेते हैं। अब बीएफ पाथ में भी सेम चीज लगा दो, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, ठीक है। वो क्यू बी एफ मुझे निकालना है, ठीक है। डेल्टा यू कितना है? 400 माइनस 200, तो कितना हुआ? 400 माइनस 200, ठीक है, प्लस वर्क डन कितना है? वर्क डन है 100, ठीक है। कितना हुआ आंसर? 400 माइनस 200 कितना हुआ? 200 प्लस 100 कितना है? 300। तो जो क्यू बी एफ आया, तो क्यू बी एफ की यहां से वैल्यू आई, क्यू बी एफ की वैल्यू कितनी आई? 300, ठीक है। तो क्यू बी एफ 300 आया एंड क्यू आई बी 150 आया। समझ में आ रहा है? क्यू आई बी कितना है? 150। तो 300 बाई 150 आंसर कितना है? 2। देखो ना यहाँ पे, जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये तो अलग कलर में येलो में लिख रहा हूँ, देखो ये 150 जूल क्यू आई बी है और क्यू बी एफ 300 है, तो 300 डिवाइड बाय 150 कितना है आंसर? 2। तो इसका आंसर कितना आएगा? 2। मुझे बताओ पूरा का पूरा इक्वेशन किसका है? पूरा का पूरा इक्वेशन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का है, ठीक है। और ध्यान में रखना, इनिशियल फाइनल, ध्यान देखो, वर्क डन पाथ डिपेंडेंट होता है, अलग अलग पाथ से अलग अलग वर्क डन होता है। एनर्जी डेल्टा क्यू हीट प्रोवाइडेड वर्क डिपेंड पाथ डिपेंडेंट होता है, बट इंटरनल एनर्जी जो होती है आई और एफ, यू आई यू एफ, इट इज स्टेट डिपेंडेंट। तो कोई भी पाथ से जाओ, ऑलवेज यूएफ माइनस यू आई सेम। जिस स्टेट पे सपोज एनर्जी डिफाइन हो गई, बस उस स्टेट पे एनर्जी डिफाइन हो गई, मतलब खत्म, वहां पे वो मतलब वही रहेगा। फिर कोई भी पाथ में जाओ उसका डेल्टा यू सेम ही रहेगा। साइक्लिक पाथ में डेल्टा यू 0 होता है, ये सब कुछ पता है, राइट गाइस? तो क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आ गया। देखो मैं एक, देखो एडवांस के सेक्शन जो है ना, ये क्यों रखे अपन ने, जिससे आपको एक समझ में आया कि क्या एडवांस के क्वेश्चन इतने डिफिकल्ट था क्या? मुझे बताइए, इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन था क्या? नहीं था, ठीक है। तो एडवांस में भी नॉर्मल लेवल, इजी लेवल, मीडियम लेवल एंड डिफिकल्ट लेवल आते हैं। जब डिफिकल्ट लेवल एडवांस का क्वेश्चन डिफिकल्ट होता है, नो डाउट, ठीक है, उसमें हालत खराब होती है, तो वहां पे भी आपको क्रैक करना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ये वाला कर लो, ये वाला कर लो, इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 तो और इजी है, फटाफट हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 2 कर लो।
गाइस ये वाला कर लो फटाफट। इजी क्वेश्चन है, करो 2 मिनट। एक्चुअली 2 मिनट का क्वेश्चन है। ओके गाइस, आ गया सबका आंसर? ठीक है, ये भी इजी था। ठीक है, ये इजी क्वेश्चन था। मतलब डायटोमिक आइडियल गैस, डायटोमिक आइडियल गैस। तो डायटोमिक में गैमा कितना होता है नॉर्मल? देखो जब तक दिया नहीं था ना हाई टेम्परेचर का, तब तक गैमा 1.4 लेना होता है। ठीक है, सो 1.4 लेना होता है। इस कंप्रेस एडियाबेटिकली टू 1/32 ऑफ इट्स इनिशियल वॉल्यूम। ठीक है, कंप्रेस एडियाबेटिकली। तो पहले तो फाइनल वॉल्यूम जो है वो दिया है 1/32 ऑफ इट्स इनिशियल वॉल्यूम, राइट? If the initial temperature of the gas is Ti and the final temperature is alpha Ti, मतलब ठीक है, फाइनल टेम्परेचर इज अल्फा Ti, इनिशियल टेम्परेचर इज Ti, सब दिया है। द फाइंड द फाइनल द वैल्यू ऑफ अल्फा या ए इज, राइट? ए की वैल्यू निकालनी, एकदम सिंपल भाई, टीवी टू द पावर गैमा -1 वाला क्वेश्चन है। मुझे तो क्या याद रखना था अपने को, आप लोग को मैंने पहले भी बोला था, पीवी टू द पावर गैमा इज इक्वल टू कांस्टेंट याद रखना है। उसके बाद पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है, तो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है, तो एनआरटी बाई वी। तो जो आगे वाला चीज है, तो टीवी टू द पावर क्या हो जाएगा?
टीवी टू द पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये वाला एक्सप्रेशन यहाँ पे लगाना है, राइट, एडियाबेटिक का ये था। ठीक है, कैसे करेंगे अपन, टी इनिशियल वी इनिशियल टू द पावर गामा माइनस 1, टी फाइनल वी फाइनल टू द पावर गामा माइनस 1। ये सबको समझ में आ रहा है, कुछ है ही नहीं इसमें। अब वी फाइनल बाई वी इनिशियल की वैल्यू कितनी है, या वी इनिशियल बाई वी फाइनल की वैल्यू कितनी है। तो मेरा फाइनल टेम्परेचर डिवाइड बाई इनिशियल टेम्परेचर इज वी इनिशियल बाई वी फाइनल टू द पावर गामा माइनस 1। अब वी इनिशियल बाई वी फाइनल है कितना, बराबर ना, तो वी इनिशियल बाई वी फाइनल की वैल्यू है 32। तो 32 टू द पावर गामा माइनस 1, गामा इज 1.4, तो गामा इज मतलब 0.4। ये टी एफ बाई टी आई है, टी एफ बाई टी आई मतलब वही मेरा अल्फा है। ठीक है, ये मेरा वैल्यू। अब इसकी वैल्यू आप देखोगे, सिंपल है ना, इसकी वैल्यू क्या है, 32 रेज टू 0.4 मतलब क्या, 2 डिवाइड बाई 5, मतलब क्या आ गया, 2/5, राइट, 4/10 मतलब 2/5। अब 32 रेज टू 1/5 कितना होता है, 2, और 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। तो इसकी एक्चुअली वैल्यू कितनी है पता है, ये जो आप एक्चुअली कैलकुलेट करोगे, देखो ध्यान में रखना, कभी भी एडवांस में, कभी भी जेई में क्वेश्चन आ गया तो ये डायरेक्ट हो जाता है। ठीक है, अब ये इंटीजर क्वेश्चन है ना, तो अल्फा की वैल्यू यहाँ पे डायरेक्टली 4 आ रही है। ठीक है, इसकी वैल्यू 4 है, देखो आप चेक करो। ठीक है, देखो इजी होता है, मैंने आपको एकदम सिंपल सा बात बताया, हमेशा क्वेश्चन बहुत ही इजी होते हैं जेई के क्वेश्चन, मतलब सॉरी, कभी भी कोई भी न्यूमेरिकल चीजें नहीं होती, मतलब आपको कोई कैलकुलेटर वगैरह यूज करने की जरूरत नहीं होती। समझ में आ रहा है, एकदम इजी क्वेश्चन था पहला वाला क्वेश्चन, अभी सेकंड वाला क्वेश्चन इजी हो गया था गाइस, समझ में आ रहा है। हाँ, एचसीवी में थोड़ा सा बड़ा रहेगा गाइस, एचसीआर में थोड़ा सा बड़ा रहेगा, टेंशन मतलब। हाँ, ये एडवांस प्लस वाला सेशन ही है गाइस, दिस इज ओनली फॉर एडवांस प्लस गाइस। एक मिनट रुको गाइस, मैं थोड़ा सा स्पॉटलाइट में डाल रहा हूँ वीडियो को। हम्म। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करो। मुझे उसके बाद एक छोटा सा थ्योरी पढ़ाना है, मुझे थ्योरी पढ़ाने के पहले मुझे लाइटिंग लगानी है, क्योंकि मुझे वो रिकॉर्डिंग भी करना है। मुझे एक 5 से 8 10 मिनट का मतलब मैंने पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस का, और एक पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस और इसका क्या बोलते हैं उसको यार, वो इक्विवेलेंट वाला, वो मुझे एक थ्योरी पढ़ाना है आपको। ठीक है, तो उसके पहले एक क्वेश्चन नॉर्मल वाला कर लो आप लोग, और एक क्वेश्चन कर लो। चलो ये वाला क्वेश्चन कर लो, ये वाला क्वेश्चन तो बाद में होगा, ये वाला क्वेश्चन कर लो, ये वाला। चलो, मतलब इस टाइप के क्वेश्चंस अपने सारे हो जाएंगे। ठीक है, हाँ, थ्योरी नहीं है, थ्योरी नहीं है गाइस, थोड़ा सा कंसेप्ट है, ये नहीं, मतलब जो मैं पढ़ाने वाला हूँ, तब तक मुझे लाइटिंग लगाने दो जरा। चलो फटाफट कर लो ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कर लो, इसको भी 5 मिनट तो जाएगा ही जाएगा आराम से, क्योंकि 3 पार्ट है एबीसी।
क्वेश्चन हो रहा है आपका सबका गाइस? हो गया क्या नहीं हो गया? या दो और टाइम चाहिए आपको? गाइस ये क्वेश्चन इजी है कि नहीं है वो पहले बताओ मुझे। ये क्वेश्चन इजी है कि नहीं है? ये भी पहले वाले आईआईटी के क्वेश्चंस है गाइस। ऐसे क्वेश्चंस अपन ने किए हुए हैं, बस ग्राफ के क्वेश्चन है। 2001 का क्वेश्चन है शायद, 2001 राइट। ये 2001 का क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, कुछ अलग है नहीं इसमें। ठीक है, सिर्फ करते जाने का और कुछ नहीं है गाइस। ठीक है, सिर्फ क्वेश्चंस है ना, आपको मतलब अलग 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 चीजें हैं, करते जाओ। मतलब एक लंबा सा क्वेश्चन है, एक ही जगह पे आपका सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, जस्ट रिवीजन टाइप का क्वेश्चन था। मतलब ये आप ऐसे क्वेश्चंस आपके बनेंगे। ऐसे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे कि नहीं हो रहे आपके, वो पहले बताओ जरा। ऐसे क्वेश्चंस आपके जब ट्राई मार रहे हो घर पे, तो सॉल्व हो रहे हैं या नहीं हो रहे? होपफुली हो रहे होंगे। नहीं हो रहे होंगे तो अभी कुछ नहीं कर सकते, चलो। सो लाइक गाइस, सो लेट्स ट्राई, मतलब लेट्स एक सॉल्व कर लेते इस क्वेश्चन को। ठीक है, अब यहाँ पे एक सिंपल सी बात, मुझे यहाँ पे एक चीज बता दो। ठीक है, अ मोनोएटॉमिक आइडियल गैस, अ मोनोएटॉमिक आइडियल गैस। तो एक मिनट, जो जो यहाँ पे लिख रहा है वो अपन देखते हैं इस क्वेश्चन में। मोनोएटॉमिक आइडियल गैस ऑफ 2 मोल्स, एन भी दिया हुआ है। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे 2 दिए हैं, मोनोएटॉमिक दिया है, मतलब सीपी-सीवी दोनों की वैल्यू अपने को पता है। ठीक है, मोनोएटॉमिक मतलब यहाँ पे लिख के देता हूँ, सीपी इज इक्वल टू 5r/2, सीवी इज इक्वल टू 3r/2, ये सब कुछ पता ही है अपने को। मोनोएटॉमिक आइडियल गैस दी है। सेकंड थ्रू साइक्लिक प्रोसेस स्टार्टिंग फ्रॉम ए एज शोन इन द फिगर। फिर वीबी बाई वी ए दिया है 2, तो वीबी बाई वी ए 2 है, तो वीबी की वैल्यू 2 VA है। ठीक है, और यहाँ पे वीडी बाई वी ए 4 है, तो वीडी इज इक्वल टू 4 VA है। ये सब कुछ दिया हुआ है। तो वीए अपन ले लेते हैं स्टार्टिंग पॉइंट, वॉल्यूम सब तो मतलब, फिर वीबी वीडी ये सब कुछ दिया हुआ है। इफ द टेम्परेचर टीए इज 27 डिग्री, तो टेम्परेचर एट टीए भी दिया है यहाँ पे। सो दिस टेम्परेचर एट टीए इज 27 डिग्री, मतलब कितना, 273 प्लस 27, 0.15 लेना नहीं होता, 300 केल्विन। तो ये 300 केल्विन यहाँ पे टेम्परेचर दिया हुआ है। ठीक है,
कैलकुलेट द टेम्परेचर ऑफ द गैस एट पॉइंट बी। बी पे टेम्परेचर क्या रहेगा? अब देखो, दिस इज पासिंग थ्रू ओरिजिन, मतलब मुझे होता है ए टू बी प्रोसेस कौन सी है गाइस? ए टू बी प्रोसेस कौन सी है? ये आपको सब में होना चाहिए। देखो, इस पासिंग थ्रू ओरिजिन मैंने आपको एक सिंपल सी चीज बताई थी, बहुत पहले बताई थी, लेक्चर में बताई थी आपको, कि कोई भी वी और टी और कोई ऐसा ग्राफ हो विच इज पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो वी बाई टी इज कॉन्स्टेंट। ये वाई इज इक्वल टू एम एक्स टाइप का ग्राफ है, वी इज इक्वल टू एम टी टाइप का ग्राफ। वी बाई टी कॉन्स्टेंट का मतलब क्या होता है? प्रेशर इज कॉन्स्टेंट। प्रेशर का मतलब आइसोबारिक। तो ए टू बी आइसोबारिक प्रोसेस है गाइस, ठीक है? जो भी है मैं ड्रॉ नहीं करूंगा यहाँ पे, ठीक है? जो भी, चलो वो तो हो गया। फिर ये आइसोबारिक है। बी टू सी कौन सा बताओ मुझे, सारे प्रोसेस बताओ मुझे। ए टू बी प्रेशर कांस्टेंट हो गया, बी टू सी में टेम्परेचर कांस्टेंट, मतलब कौन सा प्रोसेस? टेम्परेचर कांस्टेंट मतलब कौन सा? आइसोथर्मल प्रोसेस, बिल्कुल। सी टू डी में वॉल्यूम कांस्टेंट, तो कौन सा प्रोसेस? आइसोकोरिक प्रोसेस। फिर वापस आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है? तो ए टू बी, बी टू सी टू डी, डी टू ए, ठीक है? सब लोग को पता है, आइसोबारिक, आइसोथर्मल, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल, राइट? एकदम सिंपल है भाई, कुछ है ही नहीं इसमें, ठीक है? चलो, तो यहाँ पे देखो, टेम्परेचर ऑफ द गैस एट पॉइंट बी। पॉइंट बी में क्या है? टेम्परेचर एंड वॉल्यूम प्रोपोर्शनल है। वॉल्यूम डबल हो रहा है तो टेम्परेचर भी क्या होगा? वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ए टू बी में वॉल्यूम वीए से वीबी में डबल वॉल्यूम हो रहा है, तो टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। तो 600 केल्विन। तो यहाँ पे जो टेम्परेचर आएगा, टेम्परेचर एट बी कितना हो जाएगा? 600 केल्विन हो गया, ठीक है? तो टेम्परेचर एट सीबी कितना रहेगा? 600 केल्विन ही है, ठीक है? तो पहला वाला तो हो ही गया, एकदम सिंपल है। हीट एब्जॉर्ब और रिलीज बाय द गैस इन ईच प्रोसेस। अब हीट कितना होगा, ठीक है? अब एक एक क्वेश्चन में कर लेते हैं। यहाँ पे बी पार्ट में एक करता हूँ। मुझे तो हीट एब्जॉर्ब इन ए टू बी क्या होगा? एब्जॉर्ब रिलीज होगा, अपन देखेंगे। ए टू बी में वॉल्यूम बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, ठीक है? लेकिन मुझे होता है हीट, आइसोबारिक में हीट क्या होता है? आइसोबारिक प्रोसेस में डेल्टा क्यू क्या होता है? व्हाट इज डेल्टा क्यू इन आइसोबारिक प्रोसेस? अरे वर्क डन नहीं पूछ रहा हूँ। आइसोबारिक प्रोसेस में वर्क हीट क्या होता है? डेल्टा क्यू क्या होता है? एनसीपी डेल्टा टी, याद है? एनसीपी डेल्टा टी सीधा यूज करो ना, सीधा यूज करो। मोल्स 2 है, ठीक है? सीपी की वैल्यू कितनी है? 5r/2, 5r/2। और डेल्टा टी कितना है? डेल्टा टी कितना है? 600 माइनस 300। 600 अब बढ़ रहा है, तो बेसिकली पॉजिटिव वैल्यू है यहाँ पे। 600 माइनस 300, तो यहाँ पे क्या हो गया? 300, मतलब 3 इंटू 5, 1500 आर, राइट? पॉजिटिव मतलब हीट क्या होगी? एब्जॉर्ब। तो पहले में हीट एब्जॉर्ब हो गई। क्यू हीट इन बीसी, हीट इन बीसी। बीसी में क्या होगा बताओ मुझे? बीसी में टेम्परेचर इज कांस्टेंट। मुझे तो टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, तो डेल्टा क्यू कितना होता है? अरे भाई, मुझे होता है डेल्टा यू कितना होता है? टेम्परेचर कांस्टेंट में डेल्टा यू कितना होता है? 0। तो जो भी वर्क डन होगा भाई, जो भी वर्क डन होगा, तो बीसी प्रोसेस में जो भी वर्क डन है, वही मेरा आंसर है, ठीक है? तो मेरा जो भी वर्क डन इन बीसी है, वही मेरा आंसर है। वर्क डन इन बीसी क्या होता है गाइस? वर्क डन इन बीसी क्या होता है? तो मुझे ये पहले मेरा फर्स्ट पार्ट हो गया, मेरा सेकंड पार्ट देखो यहाँ पे। वर्क डन इन बीसी क्या होगा गाइस? एनआरटी, ठीक है? एनआरटी ln ऑफ वीसी बाय वॉल्यूम एट सी बाय वॉल्यूम एट बी। सिंपल, ठीक है? एन की वैल्यू भी दिया है यहाँ पे, एन की वैल्यू 2 है। आर टी कितना है? टेम्परेचर इज 600, राइट? और एलएन क्या हो जाएगा? एलएन वीसी। वीसी मतलब देखो यहाँ पे, ये 4VA 2VA, वीसी और वीडी दोनों सेम ही है, तो 4VA डिवाइड बाई 2VA, तो एलएन क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। एलएन 2, ये मेरा आंसर है, मतलब 800 आर एलएन 2, ये मेरा आंसर है, राइट? सिंपल सिंपल है, देखो यहाँ पे। हाँ, फिर किसी ने बोला सर ये बताओ जरा, सीडी पार्ट में क्या होगा? सीडी पार्ट में द हीट एब्जॉर्ब और रिलीज बाय द गैस इन सीडी पार्ट, अलोंग सीडी पार्ट। अब यहाँ पे भी एक्चुअली आप देखोगे, यहाँ पे भी हीट एब्जॉर्ब ही है, देखो। तो एबी और बीसी में हीट एब्जॉर्ब है, टाइम रखना, क्योंकि दोनों चीजें पॉजिटिव आ रही है। यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट, बिल्कुल वॉल्यूम कांस्टेंट। वॉल्यूम कांस्टेंट में हीट डायरेक्टली निकाल सकते हैं, राइट? वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो वर्क 0 होगा, तो भी चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होती है? एनसीवी डेल्टा टी। तो वही मेरा आंसर है यहाँ पे, एनसीवी डेल्टा टी, राइट? अब डेल्टा टी यहाँ पे देखोगे माइनस है, तो यहाँ पे जो आंसर, इस बार अभी फर्स्ट टाइम आंसर माइनस आ रहा है, तो यहाँ पे हीट क्या होगी? ये जो आंसर है वो निगेटिव में आएगा, ये निगेटिव में आंसर आएगा, ठीक है?
तो निगेटिव में जब आंसर आता है तो समझ जाओ 2 इंटू 3r/2 डेल्टा टी इज -300। देखो यहाँ पे -300 कर देंगे अपन, तो आंसर आएगा -900 आर। टोटल हीट एब्जॉर्ब -900 आर आएगा। ठीक है, तो ये हो गया। और क्यू डी ए भी क्या होगा? किसी ने बोला सर कितना हीट, क्यू डी ए में कितनी हीट होगी? अब यहाँ पे वापस क्या होगा? आइसोथर्मल, तो वर्क डन इन डीए करना पड़ेगा भाई, वर्क डन इन डीए करना पड़ेगा, जो भी वर्क डन इन डीए होगा। अब वर्क डन इन डीए भी यहाँ पे क्या है? निगेटिव है। ठीक है, तो गाइस ध्यान में रखना, यहाँ पे आंसर क्या होगा? nRT ln ऑफ VA/VD। आप यहाँ देखोगे ये निगेटिव वर्क होगा, क्योंकि VA/VD इज 1/4, ln 1/4 इज -ln4। तो यहाँ पे आंसर माइनस आएगा। टेम्परेचर की वैल्यू यहाँ पे 300 डाल दो। सबको समझ में आया? मतलब कैसे करना है वो समझ में आया, किस तरीके से करना है। तो सारा हीट एब्सॉर्ब भी हो गया। आपको समझ, देखो ये वीटी ग्राफ दिया है। देखो कभी भी पीवी ग्राफ होता है तो सिर्फ ध्यान में रखना, वर्क डन एरिया अंडर द कर्व सिर्फ पीवी ग्राफ का होता है। बाकी सब ग्राफ में आपको थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, क्या चीज है। ठीक है, टोटल एंड द टोटल वर्क डन बाय द गैस ड्यूरिंग द कंप्लीट साइकिल। अब मुझे बताओ टोटल हीट मिली कि नहीं मिली? जितना भी मुझे हीट मिला है सबको ऐड कर लो। चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0 होता है। जो सारे हीट ऐड करोगे, ठीक है, क्यू ए बी, क्यू बी सी, क्यू सी डी एंड क्यू डी ए को सब कुछ ऐड करोगे, दैट इज नथिंग बट टोटल वर्क डन। ठीक है, इन सब का जो एडिशन होगा यही मेरा टोटल वर्क डन होगा। समझ में आ रहा है? तो इस क्वेश्चन का ये आंसर, मतलब इस क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करना था। ठीक है, देखो कुछ कुछ एडवांस के अच्छे क्वेश्चंस भी, बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन, डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस में अभी तक नहीं करवाए। ठीक है, डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस नहीं करवाए, बट ठीक है, मतलब वो करवा देंगे। अब थोड़ा सा एक छोटा सा मैं थ्योरी मुझे पढ़ानी है, सब लोग यहाँ पे देख लो। हो गया एक चीज, ये हो गया चीज, क्योंकि उसका मुझे रिकॉर्डिंग भी अभी, मतलब इसलिए मैंने रिकॉर्डिंग चालू किया इस लेक्चर का। जिसने एडवांस का मैं रिकॉर्डिंग नहीं करता, रिकॉर्डिंग मतलब वो मेन कैमरा पे रिकॉर्डिंग्स नहीं होती। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्विंग में बहुत सारे वीडियोस बन सकते हैं वैसे। बट अभी 1 मिनट है, मुझे देखने दो कि यहाँ पे मैं ऐड करूँ न्यू स्लाइड। तो पूरी की पूरी स्लाइड आती है, पुरानी वाली आती है? नहीं, ये नहीं चाहिए मुझे। 1 मिनट, सिर्फ 1 मिनट रुको जरा गाइस। तब तक एक काम करो, तब तक एक इसका थोड़ा सा एक स्क्रीनशॉट ले लो, और एक स्क्रीनशॉट लेके रखो, मतलब ये क्वेश्चन बाद में आप कर लोगे। ठीक है, बाद में आप कर लो। गाइस 1 मिनट रुको। हाँ, ये कोई एडवांस की थ्योरी नहीं है गाइस, ये एक्चुअली मतलब नॉर्मल लेक्चर की थ्योरी है, बट मैं पढ़ा देता हूँ। मतलब क्योंकि क्वेश्चन एडवांस में पूछे जाते हैं, एडवांस या जेई मेन में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सब लोग देख लो, मैंने डायरेक्टली फॉर्मूला लिखवा के रखा था। तो कुछ कुछ चीजें मुझे जस्ट पढ़ानी थी। ठीक है, जो पढ़ानी थोड़ी सी बाकी थी मेरी। ठीक है, सो गाइज एडिटर को बोल रहा हूँ मैं,
एडिटर ये सब कुछ थर्मोडायनामिक्स में डालना है, थर्मोडायनामिक्स का एंड का पार्ट, ठीक है। सो गाइस मैंने आपको एक सिंपल सी बात बोली थी, याद है आपको? पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस याद है? सो जनरल पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस क्या होती थी? जब मैं बोलता था कि पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, ठीक है, तो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस जो होती है, जनरल पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, ठीक है, अब ये होती है कि मतलब कोई भी कुछ भी इक्वेशन आपको रैंडम इक्वेशन दिया जाएगा, एक रैंडम इक्वेशन आपको सपोज दिया जाएगा, तो उसको क्या करना, मतलब अपने से 4 टाइप की प्रोसेस देखी थी हम लोगों ने, देखी थी आइसोकोरिक, आइसोबारिक, आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक। अब इनमें से कुछ भी नहीं है, ठीक है, कोई अलग ही टाइप का इक्वेशन दिया है, तो वो होता है जनरल पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, ठीक है। अब वो सब चीजें करनी पड़ती है इंटीग्रेशन वगैरह से, लेकिन हम लोग को कुछ जो चीजें होती है ना, वो दिमाग में रखनी होती है। मतलब जैसे मैंने आपको एक चीज बोली थी कि पीवी टू द पावर एक्स इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये टाइप का जो प्रोसेस होता है, इसको हम लोग बोलते हैं जनरल पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, ठीक है। अब कुछ लोग बोले सर फिर इसमें और एडियाबैटिक प्रोसेस में फर्क क्या है? मतलब आप लोग बोल सकते हो ना सर, इस प्रोसेस में एंड एडियाबैटिक प्रोसेस में फर्क क्या होता है? किसी ने बोला कि सर इसमें ये उधर पी टू द पावर गैमा इज इक्वल टू कांस्टेंट है, और ये तो आप जनरल बोल रहे हो, गैमा की जगह सिर्फ एक्स आ गया है, तो जो भी सारे इक्वेशंस वैलिड थे एडियाबैटिक में, क्या सारे इक्वेशंस यहाँ पे वैलिड होंगे? क्या वो जो भी इक्वेशन सारे मतलब एडियाबैटिक के लिए वैलिड थे, क्या वो यहाँ पे वैलिड होंगे? पहला मेरा क्वेश्चन ये है, क्या वो वैलिड होंगे? इक्वेशन तो पी टू द पावर गैमा टाइप का ही दिख रहा है गाइस, ध्यान में रखना, पीवी टू द पावर गैमा इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये इक्वेशन का जो डेरिवेशन था, आपको याद है इस इक्वेशन का जो डेरिवेशन था वो कहां पे था, क्या था? पीवी टू द पावर गैमा के इक्वेशन के डेरिवेशन में, इसके डेरिवेशन याद करो, इसके डेरिवेशन में हम लोग ने डेल्टा क्यू की वैल्यू क्या ली थी? डेल्टा क्यू की वैल्यू क्या ली थी? डीक्यू की वैल्यू क्या ली थी भाई? 0 ली थी। अब डीक्यू की वैल्यू 0 हो गई। कोई भी जनरल पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस होती है जो एक्चुअली एडियाबैटिक नहीं है, सिर्फ एडियाबैटिक में देयर इज नो हीट एक्सचेंज, बट कोई भी जनरल में तो हीट एक्सचेंज होगी ना भाई। डीक्यू इज इक्वल नॉट इक्वल टू 0, डीक्यू 0 नहीं है, ध्यान में रखना। तो इनमें कौन सा इक्वेशन वैलिड है गाइस? इसमें सिर्फ 2 ही इक्वेशन वैलिड जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी इक्वेशन तो हमेशा वैलिड होता है, और इसका डिफरेंशियल फॉर्म, और dq इज इक्वल टू du प्लस dw, ये हमेशा वैलिड होता है। तो ये 2 इक्वेशन तो वैलिड है ही है, और तीसरा इक्वेशन है खुद p टू द पावर x इक्वल टू कांस्टेंट, तो ये इक्वेशन वैलिड है। यहाँ पे ध्यान में रखना, dq इज नॉट इक्वल टू 0, dq 0 हो गया तो उसको तो एडियाबैटिक प्रोसेस बोलेंगे ना भाई, सिंपल सी बात है ना, ठीक है। dw 0 होगा तो उसको तो अपन आइसोकोरिक प्रोसेस बोलेंगे, du 0 हो गया तो आपको इसको आइसोथर्मल प्रोसेस बोलेंगे। मतलब नहीं, इसमें भी है कि इनिशियल फाइनल में ड्यू की वैल्यू बोल रहा हूँ, ठीक है। तो अलग अलग प्रोसेस का तो अलग अलग चीजें दी हुई है, राइट, चीजें बेसिकली दी हुई है, बट यहाँ पे इन जनरल के लिए ये चीज तीनों इक्वेशन आपको लगा कि क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ता है। अब इसमें और एक चीज है, ठीक है, डीक्यू को हमेशा, मतलब डीक्यू जो होता है ना, उसको हमेशा हम लोग एनसीडीटी बोलते हैं। तो यहाँ पे जब डीक्यू हम लोग हमेशा बोलेंगे कि डीक्यू इज इक्वल टू, मैं बोलूंगा एनसीडीटी, तो यहाँ पे C इज फॉर एनी जनरल पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, जनरल। तो यहाँ पे मैं ना अलग अलग चीज लिखते ना, पर अपन लिखते सीवी, सीपी, सीपी मतलब आइसोबारिक, सीवी मतलब आइसोकोरिक, सीटी मतलब आइसोथर्मल, जो अपन यूज नहीं करते हैं, एडियाबैटिक सी है ये यूज नहीं करते, बट इन जनरल मैंने सिर्फ सी को सी ही रखा, दैट इज फॉर जनरल पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, ठीक है। अब इसका एक डेरिवेशन मैं आपको यहाँ पे करवाता हूँ, मैंने रिजल्ट ऑलरेडी आपको लिख के दिया था। क्या था रिजल्ट? पी टू द पावर एक्स इक्वल टू कांस्टेंट का सी का मैंने एक रिजल्ट आपको दिया था, वो कैसे आया, ये किसी ने पूछा तो कैसे आया, तो उसको पहले अपन देख लेते। सी का रिजल्ट क्या था वैसे, कोई याद करो, सी का रिजल्ट क्या था? मैंने बोला था सी इज इक्वल टू सीवी, डिराइव तो यहां से ही होगा वैसे, प्लस क्या था, आर डिवाइड बाय क्या, आर डिवाइड बाय क्या, आर डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स। ये रिजल्ट याद है क्या सबको? ये रिजल्ट मैंने बोला था। और ये रिजल्ट का डेरिवेशन कहाँ से था, मतलब रिजल्ट का डेरिवेशन आप करोगे तो कैसे करें आएगा, ठीक है। इसका डेरिवेशन अपन देख लेते पहले। मतलब इतना चीज जो है वो आप दिमाग में रखो, पीवी टू द पावर गैमा, इसमें डीक्यू इज इक्वल टू 0 होता है,
तो इसलिए वर्क डन हम लोग वो P इनिशियल, V इनिशियल, P फाइनल, V फाइनल, गामा -1 जो वर्क यहाँ पे करते हैं वो वर्क डायरेक्टली यहाँ पे वैलिड नहीं होगा। ठीक है, तो वर्क इसके फॉर्म में नहीं लिखेंगे, ये वर्क इसके लिए है, इसका वर्क तो अपने को निकालना पड़ेगा गाइस अलग से। ठीक है, डायरेक्टली नहीं कर सकते, वो पूरा इंटीग्रेशन वगैरह से निकालना पड़ेगा यहाँ पे। तो अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे जेईई एडवांस का अच्छा क्वेश्चन इसके ऊपर बन सकता है, और कुछ कुछ क्वेश्चन में हम लोग वैसे करेंगे बाद में। 2 साल है अपने पास, 1.5 साल है अपने पास, धीरे धीरे आएंगे क्वेश्चन। शशांक सर भी आपसे करवाएंगे कुछ क्वेश्चन सॉल्विंग सेशंस में। ठीक है, जो भी अपने अपने अलग अलग टीचर्स होंगे वो आपको करवाएंगे। मैंने आपका देखो, मेरे लेक्चर में आपका मैं क्या बनाऊंगा, लॉजिक बनाऊंगा। वो लॉजिक करके आप इनफाइनाइट क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, इनफाइनाइट क्वेश्चन, जितने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना सही है। ठीक है, चलो इसका अपन थोड़ा सा डेरिवेशन देख लेते हैं। क्या डेरिवेशन, ये हो गया ना कि आपका ये तीनों तीन इक्वेशन आपके दिमाग में रखने हैं, ये और सबका डेरिवेटिव, मतलब सबका वो वाला फॉर्म। अब इसका एक छोटा सा मैं डेरिवेशन फटाफट करवा देता हूँ। क्या डेरिवेशन, p टू द पावर x इक्वल टू कांस्टेंट का डेरिवेशन बताओ क्या है। ठीक है, यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट करो क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन v टू द पावर x वैसा का वैसा। ठीक है, प्लस इसका डेरिवेटिव x -1 dv, इसका डेरिवेटिव हो गया p वैसा का वैसा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखोगे v टू द पावर x से डिवाइड कर दो सबको, v टू द पावर x से डिवाइड कर लिया यहाँ पे, तो क्या आएगा यहाँ पे, ये आपको मतलब ये जो मैंने लिखा है वो समझ में आ रहा है, ये मैंने लिखा है वो समझ में आ रहा है। v टू द पावर x से डिवाइड कर लो यहाँ पे, तो आंसर क्या आ जाएगा, dp प्लस, या v टू द पावर x -1 से डिवाइड कर लो, तो यहाँ पे क्या होगा dpv प्लस x dvp इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। देखो ना, v टू द पावर x -1 से डिवाइड कर लो दोनों, तो यहाँ पे सिर्फ एक v बचेगा, यहाँ पे v टू द पावर x -1 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से आपको एक इक्वेशन मिल गया। क्या इक्वेशन मिल गया, p dv। ठीक है, अब एक काम करते हैं, सुनो पहले ये तो चीज हो गई, और एक इक्वेशन कभी भी ध्यान में रखना, एक इक्वेशन तो हमेशा अपने दिमाग में रहता ही है, कौन सा वाला। ठीक है, ये इक्वेशन अपने हमेशा दिमाग में रखने का, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, तो इक्वेशन हमेशा वैलिड रहेगा। लिख के रखने का, कुछ काम आए ना आए लिख के रखने का, टीपीवी प्लस डीवीपी मतलब पी डीवी इज इक्वल टू क्या एनआरडीटी, लिख के रखो यार, कभी काम में आए ना आए। ठीक है, तो जो इक्वेशन यहाँ पे था, इससे ये डेरिवेटिव मिल गया, मतलब दोनों का डेरिवेटिव कर लिया। ठीक है, ये हो गया डेरिवेटिव, और इसका ये डेरिवेटिव हो गया, तो ये दोनों चीजें आपको डेरिवेटिव निकालने आना चाहिए। ठीक है, और मैक्सिमम ये सबका काम जो होता है ये जेईई मेन एडवांस में ही होता है, नीट में ज्यादा ऐसा कुछ पूछते नहीं, आपको सिर्फ डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना होता है। ठीक है, चलो अब यहाँ पे मुझे बताओ व्हाट इज डीक्यू। अब थोड़ा सा जुगाड़ कर लेते हैं, थोड़ा सा जुगाड़, ज्यादा बड़ा वाला जुगाड़ नहीं, थोड़ा सा जुगाड़ आप करोगे समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, व्हाट इज डीक्यू, मैं चाहिए तो यहाँ पे लिख देता हूँ, dq इज इक्वल टू du प्लस dw। ठीक है, तो dq हम लोग क्या लिखते हैं ncdt। ठीक है, nec, du क्या होता है हमेशा इरेस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग, ये हमेशा ncvdt होता है। एंड व्हाट इज dw, dw क्या होता है pdv होता है, pdv, बराबर की नहीं, ये सबको समझ में आ रहा है क्या। मुझे तो ये सबका देखो, सबका डेरिवेटिव और डिफरेंशियल फॉर्म लिख दिया मैंने, dw का pdv, डेल्टा क्यू करे इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, बट आपको जब भी डेरिवेशंस करने होते तो डिफरेंशियल फॉर्म लिख के डेरिवेशंस करते रहो। ठीक है, अब ये हो गया। अब यहाँ पे आप देखो pdv, अब मुझे तो dpv को, यहाँ पे देखो ना dpv को क्या लिख सकते हैं, इसी इक्वेशन से देखो dp इंटू v को हम लोग क्या लिख सकते हैं -x pdv लिख सकते कि नहीं। देखो अब मैं ये जो इक्वेशन जो ये कर रहा हूं, ये देखो यहाँ पे, तो क्या मैं dpv को यहाँ पे ये डाल सकता हूँ, -x pdv डाल सकता हूँ यहाँ पे। देखो मतलब ये 1 और 2 इसको यूज करके मैंने थोड़ा जुगाड़ कर लिया, तो यहाँ पे मैंने सपोज इसको यहाँ पे मैंने -x pdv कर लिया, प्लस यहाँ पे pdv हो गया इज इक्वल टू nrdt हो गया, बराबर। तो व्हाट इज pdv, pdv को ब्रैकेट में कर लो, 1 - x हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा nrdt 1 - x हो जाएगा। अब pdv को अब जो यहाँ पे आया है, अब ये जो आप यहाँ पे आया है यहाँ पे डाल दो, तो यहाँ पे आंसर क्या आया ncvdt
प्लस पीडीवी को क्या डाल दिया अपन ने, एन आर डी टी 1 माइनस एक्स, बस काम खत्म। अब यहाँ पे आपको समझ में आएगा इसका डेरिवेशन, एनडीटी 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 कैंसल, एनडीटी 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 सब जगह से कैंसल, क्या आ गया, सी इज इक्वल टू क्या है, सीवी प्लस आर 1 माइनस एक्स, जो आपको मैंने याद रखने के लिए बोला था, आपको डायरेक्टली याद रखना है, ये इसका डेरिवेशन है। बट आपको जेई एडवांस वालों के लिए डेरिवेशंस भी कैसे होते हैं आपको पता होना चाहिए, प्रोसेस, इस प्रोसेस को आपको ध्यान में रखना है, ध्यान में रखना कैसे पीवी इज इक्वल टू एनआरटी का डिफरेंशियल फॉर्म काम में आता है, ये कभी भी दिमाग में रखने का, कैसे कोई भी ऐसा कुछ इक्वेशन दिया तो उसका डिफरेंशिएशन करके कुछ ऐसे ऐसे टाइप के टर्म्स आते हैं, दिमाग में रखने का, कैसे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का डेरिवेटिव काम में आता है, सबको मिला के कैसे इक्वेशन बनते हैं आपको दिमाग में रखना है, ठीक है गाइस। फॉर्मूला भी आपको दिमाग में आ ही गया, सी इज इक्वल टू सीवी प्लस आर डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स, समझ में आया सबको गाइस, लिखो इसको। अब ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस एचसीवी में वगैरह सब दिए हुए हैं, आप करते जाओ, आपको आते जाएंगे आंसर। ठीक है गाइस, ओके, इसको इसको एक बार इसको आप लोग ये कर लो, एक मिनट, हाँ, इस किसी को ये चाहिए था डायरेक्टली, ये फॉर्म है, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया, और अब इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो डेरिवेशन, ठीक है, फिर इसके ऊपर मैं एग्जांपल देता हूँ दो। चलो हो गया लिख के गाइस, आगे बढ़े। इसके एग्जांपल्स देख लो, इसके एग्जांपल देख लो, सिंपल वाले कुछ कुछ एग्जांपल आते हैं, ठीक है, सिंपल वाले एग्जांपल आते हैं, जैसे मैंने आपको जैसे ही बोला कि मतलब देखो, एक ऐसा वाला कोई तो कर्व है, ठीक है, पैराबोला, ये पैराबोलिक कर्व है, अ, और मैंने बोला कि इस कर्व का इक्वेशन दिया है यहाँ पे, p इज इक्वल टू सम a v स्क्वायर, ऐसा वाला कर्व का इक्वेशन दिया है, ठीक है, और या 2v स्क्वायर कर लेते हैं, मतलब जो भी मतलब दिया हुआ है बेसिकली, ठीक है, और यहाँ पे बोला गया है गाइज, यहाँ पे सुनो सब लोग, मतलब क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है, फाइंड द हीट, ठीक है, एब्जॉर्ब ड्यूरिंग द प्रोसेस, ऐसा करके क्वेश्चन सपोज, फाइंड द हीट एब्जॉर्ब ड्यूरिंग द प्रोसेस व्हेन द टेम्परेचर चेंजेस, अब मतलब इसमें बहुत सारे अलग अलग क्वेश्चन बन सकते हैं, मैं भी एक इन जनरल छोटा सा एग्जांपल देता हूं मैं आपको, लेट्स से द टेम्परेचर एट, लेट्स से this is my initial point and this is my final point, let's say the temperature at the initial point is T naught and the temperature of the final point is let's say 3 T naught, ऐसा दिया है। अब
क्वेश्चन को फंसाने के लिए, मतलब क्वेश्चन को लंबा करने के लिए वो ए वी की वैल्यू भी दे सकते हैं, और फिर मतलब पी ए वी स्क्वायर एंड पी वी इक्वल टू एन, दोनों इक्वेशन को लगा के आपको कुछ अलग से निकालना पड़ेगा, वो सब कुछ आपको करना पड़ेगा। मतलब जेईई एडवांस में कितने भी डिफिकल्टी लेवल का क्वेश्चन बन सकता है। अब मैं एकदम सिंपल वाली चीज बोलता हूँ, इसने बोला फाइंड द हीट एब्जॉर्ब, डेल्टा क्यू की वैल्यू मुझे पूछी है, डेल्टा क्यू इस क्वेश्चन में। अब मुझे तो पी इज इक्वल टू ए वी स्क्वायर, ये इक्वेशन आप एक्चुअली देखोगे कौन सा इक्वेशन है, पैराबोलिक इक्वेशन है। बट ये ना आइसोथर्मल है, ना एडियाबैटिक है, ना कुछ भी नहीं है। तो ये कौन सी प्रोसेस है? जनरल पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है। जनरल पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस का इक्वेशन आपको सबको पता है, पीवी टू द पावर एक्स इज इक्वल टू कांस्टेंट दिया हुआ था। अब इसके साथ इसको कंपेयर करेंगे तो मुझे बताओ, ये इधर लेके आएंगे तो ये बेसिकली क्या बनेगा, पी बाई वी स्क्वायर इज इक्वल टू ए, मतलब पी वी टू द पावर -2 इज इक्वल टू कांस्टेंट बन रहा है कि नहीं? तो एक्स की वैल्यू क्या बन रही है? एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या बन रही है? एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या बन रही है गाइस? यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या बन रही है? -2 बन रही है गाइस। अब एक्स की वैल्यू यहाँ पे -2 बन रही है, ठीक है। अब मुझे तो एक्स की वैल्यू -2 बन रही है, एक्स की वैल्यू यहाँ पे हो गई -2, ठीक है। अब x -2 हो गया, तो मुझे बताओ क्या इस गैस के लिए C की वैल्यू निकल सकती है? निकल सकती है। चलो मोनो एटॉमिक गैस लो, इफ दिस इज मोनो एटॉमिक गैस, अब ये मोनो एटॉमिक गैस है तो यहाँ पे क्या है, C की वैल्यू क्या आई? CV प्लस R 1 - x, ठीक है। CV की वैल्यू कितनी है? 3R/2 है, प्लस R डिवाइड बाय 1 - -2, 1 - -2 मतलब कितना हुआ? 1R/3, R/3 मतलब CV की वैल्यू देखो कितने, 11R/2, देखो कितना है, 11R/2, राइट। सो 11R/2 ये मेरा C का वैल्यू गया, ध्यान में रखना मेरा C आ गया, और ध्यान में रखना C इज कांस्टेंट बिकॉज इज पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, इज नॉट, C इज नॉट वेरिएबल, ठीक है। तो डेल्टा क्यू को डायरेक्टली एज इट इज जनरल पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस हम लोग डायरेक्टली एन सी डेल्टा टी लिख सकते हैं कि नहीं? और सीधा डेल्टा टी नहीं दिया रहता, मैंने डेल्टा टी दिया हुआ है, डेल्टा टी नहीं दिया रहता तो आपको निकालना पड़ता है इक्वेशन से, फिर वो लंबा क्वेश्चन बनता, ठीक है। बट अपने को सिर्फ वही देखना था। तो मोल्स दिए रहेंगे जो भी है, सी की वैल्यू 11R/2 एंड डेल्टा टी कितना यहाँ पे दिया है, 3T0 - T0 2T0, बस ये मेरा आंसर है। सबको समझ में आ रहा है क्या? प्लीज हीट। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा और लंबा बनाना है, वर्क डन भी पूछा जा सकता है, ठीक है। वर्क डन भी पूछा जा सकता है। वर्क डन के लिए क्या करना पड़ेगा? वर्क डन फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल निकालना है, तो क्या निकालना पड़ेगा? डेल्टा यू तो निकल गया, डेल्टा यू भी निकल गया, राइट। डेल्टा यू एंड सीवी डेल्टा टी, डेल्टा यू भी निकल गया अपना। वर्क डन निकालना है तो डेल्टा क्यू एंड डेल्टा यू को सब्ट्रैक्ट कर दो, तुम्हारा वर्क डन निकल गया। कोई इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं पड़ी। कुछ लोग इंटीग्रेशन से भी कर सकते हैं, इंटीग्रेशन से भी कर सकते हैं आप, बिल्कुल पी डीवी का इंटीग्रेशन कर लो और पी को a/v² कर लो, इंटीग्रेशन कर लो, वो भी हो सकता है, राइट गाइस? समझ में आ रहा है? ओके 11R/6 है, अरे सॉरी 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 सॉरी, गलती कर लिया मैंने। 11R/ कितना है यहाँ पे? 6, सॉरी। ठीक है गाइस, क्वेश्चंस बहुत सारे तरीके के बन सकते हैं। इसमें सपोज वॉल्यूम दिया रहता V1 और V0 एंड 3V0, तो अपने को वर्क डन डेल्टा यू, मतलब वो ये इस इक्वेशन से अपने को पीवी इक्वल टू एनआरटी से अपने को टेम्परेचर का रिलेशन निकालना पड़ता है और सब कुछ करना पड़ता है। बट वही है कि वो क्वेश्चंस मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, आराम आराम से कर लो, ठीक है। एक छोटा सा और कंसेप्ट बचा है, एक और छोटा सा कंसेप्ट बचा है, इसके बाद ये हो गया आपका। दोनों कंसेप्ट में आपको सिखा रहा हूँ। एक छोटा सा दे रहा हूँ मैं क्वेश्चन, सब लोग यहाँ पे देखो, और उसके बाद खत्म। उसके बाद हम लोग डायरेक्टली 6:30 को मिलेंगे। 6:30 को हम लोग क्या पढ़ना है अपने को? हीट ट्रांसफर, ठीक है। हीट ट्रांसफर अपने को करना है। हीट ट्रांसफर सब लोग HCR में लेके बैठो। चलो आगे बढ़ू, मैं आगे बढ़ू। ये थोड़ा सा ऐसी पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस का कंसेप्ट था, एक छोटा सा कंसेप्ट। और सब लोग यहाँ पे देखो गाइस, एक होता है मतलब गैस एक्सपांशन
ध्यान में रखना, इन वैक्यूम, ठीक है। वैक्यूम में सपोज हम लोग ने गैस को एक्सपांड किया तो क्या होगा, समझ में आ रहा है? मतलब कोई भी वैक्यूम अपन ने ले लिया और मैंने बोला वैक्यूम में गैस एक्सपांशन क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, मतलब मैं एक छोटा सा देता हूं, गैस एक्सपांशन और कंप्रेशन जो भी होगा इन वैक्यूम, ठीक है। अब वैक्यूम में सपोज मैंने गैस को एक्सपांड किया या कंप्रेस किया तो कैसे होगा, मतलब मैं एक सिंपल सी बात यहाँ पे दिखा रहा हूँ। देखो सब लोग, आजू बाजू में सराउंडिंग नहीं है, अपन क्या लेते, सराउंडिंग प्रेशर, फिर पी नॉट बी नॉट लेते थे। यहाँ पे दिस इज अ गैस एंड दिस इज द पिस्टन, ठीक है, ये पिस्टन है और एक गैस है। बट यहाँ पे ध्यान में रखना, ये तो अंदर गैस है, लेकिन बाहर का प्रेशर कितना है, बाहर का प्रेशर कितना है, दिस प्रेशर इज जीरो, दिस प्रेशर इज जीरो आउटसाइड, बिकॉज देयर इज नो सराउंडिंग प्रेशर इज जीरो। अब इस केस में सपोज ए गैस एक्सपांड होता है तो क्या होता है, कौन सी टाइप की प्रोसेस हो गई, कहीं ध्यान में रखना। एक चीज है, ठीक है, ये आपको समझना बहुत जरूरी है, फिजिक्स के हिसाब से आपको सोचना है। आपको ध्यान में रखना, कहीं पे भी दिमाग में रखो, कहीं पे भी आपको सपोज मतलब अपोज ना हो कोई चीज को, इस देखो यहाँ पे जो गैस एक्सपांड कर रहा है, मतलब ये वाला अंदर का जो गैस है इसके ऊपर प्रेशर डालेगा, जैसे ही प्रेशर डालेगा ये एक्सपांड होगा। अब ध्यान में रखना, जब एक्सपांड होगा तो मुझे तो वॉल्यूम चेंज होगा कि नहीं होगा। सपोज इनिशियली यहाँ पे था और फाइनली यहाँ पे पहुंचा, तो आप यहाँ पे आप देखोगे ये इनिशियल में यहाँ पे था और फाइनल में यहाँ पे गया, तो गैस का वॉल्यूम एक्सपांड हो रहा है कि नहीं, ठीक है, वॉल्यूम एक्सपांड हो रहा है, वैक्यूम में हो रहा है, लेकिन वो देखो ना यहाँ पे हो रहा है, राइट, एक्सपांड तो हो रहा है। अब ये भाई वो सब क्वाजीस्टैटिक प्रोसेस वगैरह मान लो, मतलब ये ऐसा मत समझ लो कि सब वो हो रहा है, इधर यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म डेंसिटी वगैरह हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं, ये सब कुछ प्रॉपर है। तो मुझे बताइए, जब वॉल्यूम एक्सपांड हो, मतलब वॉल्यूम एक्सपांड हो रहा है तो वर्क डन होगा कि नहीं होगा, लोग बोलेंगे बिल्कुल सर वर्क डन तो होगा, ठीक है। तो यहाँ पे गाइस वर्क डन तो होगा, तो प्रेशर जो है यहाँ पे पी है, ठीक है, ये प्रेशर ऑफ गैस है, प्रेशर इज पी, इसके अंदर का जो प्रेशर है कुछ पी है, पी नॉट ले लेते हैं, जो भी है पी नॉट प्रेशर है सपोज अंदर। अब पंगा होता क्या है, मैं आपको एक सिंपल सी बात बता, इस प्रॉब्लम में क्या है, प्रेशर सपोज या पी इनिशियल लिखा है प्रेशर, चलो, तो दिस प्रेशर इज पी इनिशियल इधर। अब हुआ क्या है, वॉल्यूम वी इनिशियल था, प्रेशर पी इनिशियल था, वॉल्यूम वी इनिशियल था। जब होने के बाद यहाँ पे प्रेशर जो होगा वो भी चेंज हो सकता है, तो प्रेशर सपोज कुछ पी फाइनल प्रेशर हो गया, वॉल्यूम वी फाइनल हो गया, जो भी है। आपको पता है यहाँ पे तुम लोग को लगेगा कि गैस ने वर्क किया क्योंकि डेल्टा वी चेंज हुआ है, गाइस ध्यान में रखना, यहाँ पे इफ देयर इज नो अपोजिंग फोर्स, यहाँ पे कोई भी अपोजिंग फोर्स है ही नहीं, इफ देयर इज नो अपोजिंग फोर्स, जैसे वैक्यूम के केस में, वर्क डन गाइस, वर्क डन बाय द गैस इज जीरो। ध्यान में रखना, वैक्यूम एक्सपांशन में, गैस एक्सपांशन वैक्यूम में वर्क डन बाय द गैस इट बिकम्स जीरो इररेस्पेक्टिव ऑफ वॉल्यूम चेंज। ध्यान में रखना, बिकॉज देयर इज नो अपोजिंग प्रेशर, नो अपोजिंग प्रेशर, यहाँ पे कोई अपोजिंग प्रेशर नहीं है, दिमाग में रखना, कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब मुझे बताओ डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, इस केस में वर्क डन तो पहले क्या हो गया, वर्क डन को क्या कर दिया मैंने, वर्क डन को इसमें क्या कर दिया, जीरो कर दिया। तो मेरा जो हीट होगा, जो भी मैं हीट उसको दूंगा वो मेरी डायरेक्ट इंटरनल एनर्जी चेंज होगी, मतलब जो भी मैं हीट उसको प्रोवाइड करूंगा वो मेरी इंटरनल एनर्जी चेंज होगी, मतलब मैंने डेल्टा क्यू जो भी मैं दूंगा सीधा का सीधा इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट होगी, इंटरनल एनर्जी उसकी बढ़ जाएगी। समझ में आ रहा है, ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें केस होता है, केस वन, इसमें केस आता है, केस केस अपन बोल सकते हैं केस वन, ठीक है, स्पेशल केस, सॉरी केस वन भी नहीं, मैं एक स्पेशल केस लेता हूं इसमें। और द स्पेशल केस इज, एक स्पेशल केस होती है जिसमें इफ डेल्टा क्यू इज जीरो, मतलब देयर इज नो हीट प्रोवाइडेड, कोई भी सपोज ये प्रोवाइडेड है, कोई हीट मैंने प्रोवाइड ही नहीं की, यहाँ पे कोई भी हीट सप्लाई, सारे के सारे एडियाबेटिक वॉल्स है, सारे के सारे जो वॉल्स है एडियाबेटिक वॉल, तो क्या हो जाएगा मुझे बताओ, सारे के सारे डेल्टा क्यू इज इक्वल टू जीरो, सारे के सारे वॉल्स मैंने एडियाबेटिक वॉल कर दिए,
तो मुझे बताओ डेल्टा क्यू जीरो हो गया तो क्या चीज जीरो हो गई इस इक्वेशन के हिसाब से? क्या चीज जीरो हो गई? डेल्टा यू की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? देन डेल्टा यू इक्वल टू जीरो। डेल्टा यू जीरो कब होता है? डेल्टा यू जीरो कब होता है? चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो कब होती है? व्हेन देयर इज नो टेम्परेचर, व्हेन देयर इज नो टेम्परेचर चेंज। सो बेसिकली डेल्टा यू जीरो कब होता है? आइसोथर्मल प्रोसेस। सो देन दिस प्रोसेस becomes isothermal process. This process becomes isothermal process. So gas expansion in volume in this case becomes what? In free expansion becomes, इसको free expansion भी बोलते हैं. There is no opposing force. उसको isothermal process केस भी बोलते हैं. ठीक है गाइस, ये समझ में आया? ये कभी कभी बहुत काम में आता है, कभी कभी अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करने में कभी कभी काम में आता है. एक थोड़ा थ्योरी जो मुझे लगा कि चलो पढ़ाना चाहिए. ठीक है, ऐसे बहुत सारे धीरे धीरे थ्योरीज आती रहेंगी गाइस. ठीक है, ठीक है. अभी इतना लिखो फिर अपन मिलते हैं 6:30 को गाइस. चलो 6:30 को मिल लेते हैं. इतना लिख के काम खत्म कर लो एंड बाय गाइस. ठीक है, मैं अभी ये लिखने के लिए दे रहा हूँ आपको. ठीक है, आ जाओ फटाफट. हीट ट्रांसफर पढ़ना है, इसको भी खत्म करना है हीट ट्रांसफर को. चलो गाइस, बाय गाइस.